मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तब आपको ध्यान से समझ आएगा। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जय हिंद साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 1 के 7वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन आज मात्र 4 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 के 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को छूकर ही जाइए, क्योंकि यह 6 नंबर के श्रेणी में आते हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से आपका 6 नंबर पक्का हो जाता है, ठीक है। यदि 3-4 सेट लगा लेते हैं तो आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन पक्का हो जाता है। इनमें किन्हीं 2 ही को करना है, लेकिन हम चारों के चारों बताएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम का पेपर तो हम लोग दे नहीं रहे हैं कि मात्र 2 ही क्वेश्चन बताएं, ठीक है। हमारा उद्देश्य है आपको समझाना, तो प्रत्येक क्वेश्चन को समझाएंगे। क्या पता कि यह क्वेश्चन और न देकर यही क्वेश्चन वहां देते, जो मान लेते पहला बता दिए और दूसरा नहीं बताए, तो पहला न देकर दूसरा दे देता है पेपर में, तब क्या करोगे। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि प्रत्येक क्वेश्चन को समझाना। तो बस आज हम लोग 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम आपके क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है संजीव। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कुछ आसान है, कुछ आसान है, लेकिन मात्र जो तीनों क्वेश्चन है वह आसान नहीं है। दिया क्या है पहला क्वेश्चन? 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) इक्वल में 2 दिया है, और मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया, और 2y में x-1 दिया है, माइनस 1/(y-2) दिया है, इक्वल में 1/3 समीकरण 2, ठीक है। आपका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन पर ध्यान से पकड़ बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि इसका हम इसमें गुणा करा देते हैं, इसका इसमें गुणा करा देते हैं, हर का हर में गुणा करा देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ध्यान से प्यार से देखेंगे तभी समझ में आएगा। जिस तरह किसी को देखते हो और प्यार कर लेते हो और प्यार करके बैठ जाते हो कि वह हमें पसंद हो गया है, ठीक है ना, तो हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी लगाइए, प्यार से इसे देखिए। यदि प्यार से देखेंगे तभी समझ में आएगा कि इसको हम लोग किस तरह लगाएं। हम आपके मन को पढ़ सकते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। इसको यदि आप लोग लगाना चाहेंगे, शुरू में यदि जानते हैं तभी भी, नहीं जानते हैं तभी भी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या पता हम किस तरीके से बताएं, ठीक है। तो आप लोग लगाना चाहेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, बिल्कुल गलत है। सोचेंगे हर बराबर करने के लिए, तो हर बराबर मत कीजिए। ध्यान से प्यार से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कीजिए, इसमें कुछ देखिए, यदि देखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यह दिया है, नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला दिया है x-1, ठीक है, यहाँ पर भी x-1, यहाँ पर भी y-2, और यहाँ पर भी y-2। हम बस आपको यही समझाना चाहते हैं कि नीचे वो आपका दोनों में बराबर है, नीचे वाला यानी हर वाला दोनों समीकरण में बराबर है। तो मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना क्या, 1/(x-1) इक्वल में a मान लेते हैं, ठीक है, और 1/(y-2) इक्वल में बस b मान लेते हैं, और कुछ नहीं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 हो गया, और समीकरण 4 हो गया। बस समीकरण बनाते रहो। अब क्या करते हैं, 1/(x-1) माने हैं तो वहां पर a रख देते हैं, यानी कि यहाँ 5a हो जाएगा, ठीक है, प्लस यह क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, इक्वल में 2, ठीक है। मान लेते हैं यह समीकरण हमारा 5 मिल गया। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यह 5a कहाँ से हुआ है, तो देखिएगा यह 5 में क्या है, x-1 है, समझा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
5/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हम लोग 5 गुणे 1/(x-1) लिख सकते हैं, और 5 और 1/(x-1) की जगह पे 1/(x-1) की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी उसी तरह से लगाएंगे। आपका मिल गया समीकरण 5। और यहाँ पर 2a माइनस b इक्वल में कितना हो जाएगा, 1/3। समीकरण 6, ठीक है संजीव। समीकरण 5 को समीकरण 6 से घटा देते हैं, सॉरी जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो b वाला पद कट जाएगा, यहाँ से a का मान तो निकल जाएगा। 5 दूर 7a इक्वल में 2 + 1/3, ठीक है। यहाँ पर 7a इक्वल में 3 दूना 6 1 7/3, 3 दूना 6 और प्लस 1 7 7/3, 3 दूना 6 1 7, ठीक है ना। अब हम लोग यह 7 गुणा में नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि a बराबर में हो जाएगा आपका 7/3 गुणते 7। यह 7 हर में आ जाएगा, एक साथ को काट देगा, यानी कि a बराबर में हमारा कितना मिला, 1/3, ऊपरा 1/, निचवा 1/3 बचा, ठीक है ना। तो एक मान निकल गया। a का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 5 में रख देते हैं। a बराबर 1/3, समीकरण 3 में रखेंगे, सॉरी 5 में ना, 5 में रखेंगे तो हमें b का मान निकलेगा, यानी कि 5a + b इक्वल में 2, यानी कि a के जगह पे 1/3 + b इक्वल में 2, और b इक्वल में हो जाएगा आपका 2 माइनस, यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5/3, तो b बराबर में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 5/3, और b का भी मान 1/3। a और b का मान क्या, a व b का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, तो 4 में रखो, तो 4 में रखेंगे, यानी कि ये 1/(x-1) इक्वल a के जगह पे 1/3, ठीक है, और 1/y-2 इक्वल में 1/3। हमें x का मान ज्ञात करना है, तिरछी गुणा करा देते हैं, तो x-1 इक्वल में 3, तो x बराबर में 4। त्रिया गुणा करा देते हैं, तो y-2 इक्वल में कितना हो जाएगा, 3, तो y बराबर में 5। ये और y को मान चाहिए था, आया है कि नहीं आया है, 4 और 5 मिला लेते हैं एक बार। तो बहुत आसान क्वेश्चन था यह। आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यह थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, यह क्वेश्चन आप लोग मत लगाइएगा, हम कह रहे हैं मत लगाइएगा, यही क्वेश्चन लगाइएगा। सरल भी है, कम समय भी लगेगा, इससे कम समय यहाँ लगेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन लगाइएगा, मानकर जल्दी से लग जाएगा। आंसर मिला लेते हैं एक बार, तब दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। 4 और 5 सही है, इसको रब कर देते हैं, इसकी मिसाल ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पर अपना पकड़ बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, यदि हम रहेंगे, यदि मान लेते हैं हम पेपर देते हैं, तो हम यही क्वेश्चन लगाएंगे। या थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है, चाल और दूरी वाला, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इक्वेशन बनाने में। यह इक्वेशन बना हुआ है, वहां इक्वेशन बनाना है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक नाव की शांत जल में जो चाल है 4 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किमी जाने तथा धारा की विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत 12 किमी लौटने में
8 घंटे का समय लेता है। धारा के दिशा में जा रहा है और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है और आ रहा है, तो कुल समय हमारा कितना दिया है 8 घंटा। धारा की दिशा में भी जाएगा तो धारा के विपरीत दिशा में भी जाएगा तो दोनों कंडीशन में आपका 8 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं, ठीक है ना। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पाछे से पहले चलते हैं, सबसे पाछे वाला पकड़ बनाते हैं। क्या पूछा है, धारा की चाल चाहिए। तो यहां पर मान लेंगे, माना धारा की चाल, ठीक है। माना धारा की चाल x किमी प्रति आवर्स, ठीक है। सबसे पाछे वाले लाइन को यानी कि सबसे पीछे वाले लाइन को हम पकड़े हैं। क्या दिया है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लिया, माना धारा की चाल x किमी प्रति आवर्स, माना धारा की चाल x किमी प्रति आवर्स। दूसरा कंडीशन, अब पहले लाइन को पढ़िए, पहले लाइन को पढ़िए। दिया एक नाव की, ठीक है, नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल यानी कि मान लेते हैं यह हम समुद्र बनाते हैं, ठीक है। यह मेरा क्या है, पानी से भरा हुआ समुद्र है, ठीक है। यह मेरा समुद्र है, ठीक है ना। तो यह इस स्थिति में है कि इसमें कोई लहर नहीं है, एकदम शांत है, चुपचाप बैठा हुआ है, कोई लहर वहर नहीं है इसमें। तब का चाल दिया है आपका 4 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो नाव की चाल या शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल कितना दिया है, 4 किमी प्रति आवर्स दिया है। अब आगे क्या दिया है, दूसरी लाइन में धारा की दिशा में 12 किमी जाने तथा धारा के विपरीत 12 किमी लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा के लिखेंगे हम लोग, धारा की चाल, ठीक है। यस माने हैं नाव की चाल दिया है 4 किमी प्रति घंटा, होगा का धारा के माने हैं तो हो जाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल x + 4, ठीक है। यहाँ पर बढ़िया से बनाते हैं, यह मान लेते हैं हमारा कोई तालाब है, ठीक है ना, यह पानी है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल लिखे है ना, तो x + 4, यह कहाँ से लिखे हैं, तो धारा की चाल माने क्या है आपका x है, ठीक है। शांत जल में आपका दिया है 4 किमी प्रति घंटा, यह मान लेते हैं जल है, ठीक है। तो 4 किमी प्रति है। तो धारा की दिशा में, तो प्लस का चिन्ह क्यों लगाए हैं, देखिएगा यह नाव है, ठीक है, और यह पानी है, ठीक है। दोनों की दिशा आपका मान लेते हैं इधर ही है, यह नाव की दिशा हो गया और यह पानी जो है, पानी की भी जो चाल है आपका एक ही तरफ है, तो जोड़ने का काम किए हैं, ठीक है। नाव की चाल भी आपका पानी की ही चाल की ओर बह रहा है। मान लेते हैं लहर आ रहा है, उधर ही हमारा नाव जा रहा है, इधर से लहर जा रहा है यानी कि पूर्व से पश्चिम जा रहा है या पश्चिम से पूर्व जा रहा है, तो उधर ही आपका नाव की भी चाल है, तो हम जोड़ने का काम किए हैं। तो नाव की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा जिधर जा रहा है उधर नाव जा रहा है, तो जोड़ने का काम किए हैं। अब लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब देखिएगा डायग्राम को, यह मेरा नाव हो गया, ठीक है, यह मेरा क्या हो गया, नाव हो गया, और यह मेरा क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा नाव इधर जा रहा है, ठीक है, और पानी की जो लहर है ऐसे है, ठीक है। नाव की जो चाल है इस रास्ते जा रहा है और पानी की जो चाल है विपरीत है, यानी कि पानी ऐसे आ रहा है तो नाव जो है हमारा ऐसे जा रहा है। तो वही कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो हम लोग क्या करेंगे, जल की यानी कि
शांत जल में जो चाल है आपका 4 किमी प्रति घंटा है। तो शांत जल में यानी कि जल की चाल से हम लोग धारा की चाल को घटा देते हैं। देखिएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी चाल दिया है 4 किमी प्रति घंटा में से हम लोग धारा की चाल को घटा देते हैं। तो यही हमारा इक्वेशन बन गया। इस लाइन को ज्यादा पकड़ में रहेगा, ज्यादा समय लग रहा है समझाने में, यदि समझ जाते हैं तो लगा सकते हैं। अगला क्या दिया है, दोनों में आपका जो दिया है 12 किमी लौटने, यानी कि 12 किमी जाने पे और 12 किमी लौटने में कुल समय जो दिया है, यानी कि प्रश्नानुसार धारा के दिशा में लगा समय, धारा के दिशा में लगा समय की दिशा में लगा समय मान लेते हैं t1, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है आपका 12 किमी और चाल कितना है, धारा की दिशा में x प्लस 4। धारा की विपरीत दिशा में लगा समय मान लेते हैं t2। तो ये भी आपका दूरी बटे चाल होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका कितना है, धारा के विपरीत में भी आपका 12 किलोमीटर जा रहा है। तो 12 यानी कि दूरी आपका 12 किलोमीटर है और चाल कितना है धारा के विपरीत दिशा में 4 माइनस x, ठीक है। और हम लोग दिया क्या है क्वेश्चन में, धारा की दिशा में जाने में और धारा के विपरीत दिशा में लौटने पर, ठीक है ना। 12 किमी का दोनों का लग रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। धारा की दिशा में 12 किमी जाने तथा धारा के विपरीत दिशा 12 किमी लौटने में कुल का समय जो आपका दिया है 8 दिया है। तो तो दिया है 8, दोनों के लिए 8 घंटा लगता है, यानी कि t1 प्लस t2 का जो योग है वो 8 के बराबर है। दोनों में आपका घंटा जो है आपका समान है, 8 घंटा लग रहा है, जो घंटा है वो 8 घंटा लग रहा है। तो t1 का मान कितना 12 बटे में x प्लस 4 और प्लस 12 बटे में 4 माइनस x इक्वल में 8 है। देखिएगा, इस इक्वेशन को सरल करने का तरीका हम बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से 12 कॉमन कर लेते हैं, ऊपर वाले से 12 कॉमन कर लो। ऊपर वाले से 12 कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 12 कॉमन कर लेते हैं तो 1 में x प्लस 4 बचा और प्लस आपका 1 में 4 माइनस x इक्वल में 8 बचा। अब इधर लगाएं क्या, चाहे यहाँ देखो, यह 12 गुणा में है, नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 1 में x प्लस 4 प्लस 1 में 4 माइनस x इक्वल में 8 बटे के 12। यही बचा, गुणा था इधर आया तो भाग हो गया है। अब कैंची गुणा करा देते हैं और बराबर कर लेते हैं 4 माइनस x प्लस 4, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है, और 4 माइनस क्या x, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी। आपको दिख रहा होगा क्या, यह आपका पहले 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार हम लोग यहाँ पर 4 प्लस के x भी लिख सकते हैं, 4 प्लस के x, प्लस का चिन्ह है तो कहीं भी लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी। ऊपर आपका x वाला पद कट रहा है का, तो ऊपर हो गया आपका 8, ऊपर हो गया आपका 8, और इसको नहीं काटते हैं
तभी भी यार काम चल जाएगा। देखिएगा इसको नहीं काटते हैं, 12 हो गया ना, ऊपर 8 हुआ है ना, और इसको एक क्वेश्चन यानी कि 16, 4 का वर्ग 16 माइनस x का वर्ग इक्वल में 8/12। कैलकुलेशन हल्का का निकले। देखिएगा इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, कट जाएगा। ठीक है, हम बताए थे यदि इसको इधर ले जाते हैं तो भाग हो जाएगा, तो 8/8 कट जाएगा। अभी 12 बचा हुआ है, यहाँ पर लगाए तो हो जाएगा आपका 1/16 माइनस के x² इक्वल में 1/12 बचा है। ठीक है, अब पुनः कैंची गुणा करा देते हैं, तो कैंची गुणा कराएंगे तो 16 माइनस के x² इक्वल में 12। x² को हम लोग धनात्मक बनाते हैं, उधर ले जाते हैं तो 16, इसको इधर लाते हैं तो -12 और x² या x² इक्वल में हो जाएगा आपका 4 और x बराबर में प्लस माइनस के 2 निकलेगा। लेकिन हमेशा जो आपका चाल होता है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, x का मान 2 हो जाएगा। तो हमें यही ज्ञात करना था कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा है, तो शांत जल में जो चाल था वह 4 किमी प्रति घंटा था। दिया है हाँ 2 किमी प्रति हावर्स। यहाँ पर किमी प्रति हावर्स लिखना ना भूलें, किमी प्रति हावर्स लिख देंगे। अतः लिख देते हैं, अतः धारा की चाल 2 किमी प्रति हावर्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू। यह बताइए समझ में आया कि नहीं आया है? यह क्वेश्चन आसान था कि ऊपर वाला क्वेश्चन आसान था? ऊपर वाला ना। तो पेपर में लगाते समय यह ध्यान दीजिए कि किस क्वेश्चन को लगाएं तो आपका समय की बचत हो। तो हम होते तो हम ऊपर ही वाला क्वेश्चन लगाते हैं। दोनों में किसी को लगाओगे तो 6 ही नंबर मिलेगा। यह नहीं कि उस पर 5 नंबर मिलेगा तो इस पर 6 नंबर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कंडीशन नहीं है। ऊपर वाला लगाओ चाहे नीचे वाला लगाओ, आपका 6 ही नंबर मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, और समय नहीं लगेगा, उससे कम ही समय लगेगा। जो पहला क्वेश्चन बताए हैं उससे कम समय लगेगा, लेकिन इसमें समय इसलिए लग रहा है, समझने की बात है, इक्वेशन बनाने की बात है, इसीलिए दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर उस समय हम लोग नहीं दे पाते हैं। जब पेपर देते हैं उस समय प्रेशर नहीं दे पाते हैं उतना दिमाग पर कि हम लोग इसी क्वेश्चन को लगाएं और इस क्वेश्चन को लगा ले सकते हैं। उस टाइम गलत होने का भी चांस होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पर पकड़ बनाए, जब अथवा क्वेश्चन करके देता है तो उस स्थिति में ऐसे क्वेश्चन पर पकड़ बनाए कि आपके दिमाग पर थोड़ा सा भी प्रेशर न पड़े, आसानी से हो जाए। इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यह पेपर में आ जाएगा, मान लेते अकेला में आ गया, इसको करना अनिवार्य रहेगा, तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अथवा में यदि दे लेता है तो उसी क्वेश्चन को कीजिए जो क्वेश्चन आपको आसान लगे। यही क्वेश्चन आसान लगता है तो इसी क्वेश्चन को कीजिए। लेकिन हमारे देखने में यदि समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, तो उसी क्वेश्चन को कीजिएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन को समझाएं, समझ आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, पुनः इसको समझाने का कोशिश करेंगे किसी और लैंग्वेज में, किसी और भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे, शायद वहां से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भूमि पर स्थित, ठीक है, बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, यह तो बहुत गजब का भाषा दिया है। ठीक है, भूमि पर स्थित बिंदु x से, भूमि पर मान लेते हैं यहाँ मेरा भूमि हो गया, ठीक है, भूमि पर स्थित बिंदु x से, भूमि पर स्थित बिंदु x से मान लेते हैं x बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष, यह मीनार हो गया। ठीक है, यह मान लेते हैं यहाँ पर x, यहाँ हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया PQ के शीर्ष Q
का उन्नयन कोण, क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बना है। क्यू का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यह यक्ष बिंदु है, यहाँ पर बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर, अब बिंदु यक्ष से क्वेश्चन को जब तक पढ़ेंगे ध्यान से नहीं, बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, यह मेरा क्या है, यहां से लेकर मान लेते हैं हमारा 40 मीटर है, ठीक है ना। बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु हमारा क्या है, वाई है। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है वाई के शीर्ष, वाई के शीर्ष है, वाई के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण। अब देखिएगा क्यू का उन्नयन कोण यही ना जा रहा है, क्यू का उन्नयन कोण आपका 45 है। इसको डॉटेड लाइन द्वारा हम लोग मिला सकते हैं। यहाँ मेरा कितना है, 45 अंश का है, ठीक है, 45 है। मीनार पी क्यू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग इस डायग्राम को बना सकते हैं। हम समझा रहे हैं, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है ना। कल भी ऐसा ही क्वेश्चन कुछ बनाए थे और बताए भी थे कि ऐसे लगेगा। इसको भी बताएंगे, इसको अब चित्र बन गया तो लगा लोगे, पूरा विश्वास के साथ करते हैं। लेकिन चित्रवा में क्या दिया है, पी क्यू आर एस दिया है, नाम इतना कठिन दे दिया है, इसलिए 6 नंबर में डाला है। 6 नंबर में इसीलिए डाला है कि ABCD पढ़ने में आपको ज्यादा पकड़ नहीं बनेगा, तो पहले में दे दिया है। एक बार और पढ़ते हैं, कभी ही क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। दिया है भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से, तो अब हम क्या किए, हमारे दिमाग में चला है कि एक भूमि बना है। चित्र एक बार और समझाते हैं, ठीक है ना। हम एक भूमि बना है, सपोज करते हैं यह हमारा भूमि है, भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से, तो मान लेते हैं हम पहले स्थिति में यक्ष यहाँ पर बनाए थे, ठीक है, यक्ष यहाँ पर बनाए थे। यक्ष से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू है। यह नहीं कहा कि यक्ष, यह भूमि पर यक्ष बिंदु है, तो मान लेते हैं हम इसको, इस डायग्राम को ऐसे बनाने के लिए यहाँ पर यक्ष रख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर यक्ष रख दिए हैं। पी क्यू का नाम लिया है, ऊर्ध्वाधर स्थित पी क्यू है, तो भूमि पर स्थित होगा। तो हमको दिमाग में चला है कि यह मेरा क्या हो गया, मीनार हो गया, यह हमारा क्या होगा, मीनार होगा। इसका नाम क्या है, एक का पी नाम है, एक का क्यू नाम है। अभी यह पी क्यू मान लेते हैं, ध्यान से देखना, मान लेते हैं पी यहाँ पर बना देते हैं, पी यहाँ पर बना देते हैं और क्यू यहाँ पर बना देते हैं। आपके दिमाग में तो ये भी चल सकता है कि पी ऊपर हो सकता है, क्यू नीचे हो सकता है। चित्र को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण, क्यू का उन्नयन कोण, तो क्यू का उन्नयन कोण यहाँ पे तो बनेगा नहीं, क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो क्यू का उन्नयन कोण, तो क्यू को ऊपर करना पड़ेगा, तो यहीं से पकड़ बना है क्यू और पी। क्यू का उन्नयन कोण जो दिया है 60 अंश दिया है, तो क्यू का उन्नयन कोण इससे यक्ष से, ठीक है ना, 60 अंश है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई है, अब वाई है, ठीक है, 40 मीटर ऊंचाई पर हमारा क्या है, वाई बिंदु है। वाई से शीर्ष क्यू पे, वाई का शीर्ष है, वाई के शीर्ष क्यू से 45 अंश का कोण बनता है। यह मेरा 45 अंश का कोण बन गया। चित्र अच्छे से बनाइएगा, यह तिरछा होगा, तिरछा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है ना। 45 है तो पी क्यू, यानी पी क्यू, चित्र समझ आ गया, चित्र समझे हो कि नहीं, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो इस डायग्राम को मिटाते हैं, इसी डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं। दोनों का डायग्राम एक ही है, इधर स्पेस रहेगा तो बता देंगे। पी क्यू यह मान लेते हैं यहाँ पर आर, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक बिंदु
आर मान लेते हैं। अब हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है? 40 है। 40 मीटर है ना? और ये भी दूरी आपका कितना होगा? 40 मीटर होगा ना। तो हमें क्या पूछा? पी क्यू की ज्ञात करना है। पी क्यू ज्ञात करना है। पी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू की बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी, के बीच की दूरी की दो बार है, पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और पी एक्स के बीच की दूरी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ज्ञात है, सॉरी ज्ञात करना है, और दिया है, दिया क्या है? दिया है एक्स वाई के बीच की दूरी कितना दिया है? 40 मीटर। उतना ही आपका पी आर भी होगा, ठीक है ना। पी आर बराबर भी 40 मीटर। हमें इसका दूरी चाहिए और पूरा का दूरी चाहिए, कितना दूरी है पता कर लेंगे तो हो जाएगा का काम। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक के बीच की दूरी क्या मान लें? स्मॉल एच मान लेते हैं, और पूरे का कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। इसको नहीं मानोगे तभी भी काम चल जाएगा, ऐसे ही जाने को, ठीक है ना। त्रिभुज वाई आर या क्यू में, त्रिभुज वाई आर क्यू में तो चलेंगे तो 10 45 इक्वल में, 10 45 इक्वल में लंबट्टा आधार, यही ना होता है आर वाई। तो देखिएगा बाबू, पी एक्स को मान लेते हैं, ज्ञात करना है तो मान लेते हैं, माना पी एक्स इक्वल में कितना मान लें? यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी, स्मॉल एक्स मान लें, क्या स्मॉल एक्स मान लेते हैं, कैपिटल एक्स माने हुए हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल एक्स मीटर, तो ये भी दूरी आपका स्मॉल एक्स मीटर होगा, ये भी दूरिया होगा। मान के भी लगाओगे तभी भी काम चल जाएगा, नहीं मानोगे तभी भी आपका काम चल जाएगा, मान के लगाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यह बताओ पी और वाई का भी दूरिया एक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो 10 पाता है, इसका मान 1, आर क्यू का मान नहीं पता, कितना माने हैं? एच माने हैं, ठीक है ना, एच माने हैं, और इसका मान कितना हो जाएगा? यक्स, यानी कि एच बराबर में यक्स, समीकरण 1, ठीक है ना। पुनः त्रिभुज यक्स क्यू और पी में, ठीक है। तो 10 60 अंश बराबर 10 60 अंश बराबर एच प्लस के 40 लंब बटा आधार, तो लंब पूरा 40 ही है और एच ही है, दोनों को जोड़ेंगे ना, एच प्लस के 40 और नीचे में कितना हो जाएगा? एक्स बटा, बहुत मार मारेंगे, अंडर रूट में 3 इक्वल में एच प्लस के 40 बट्टे में एक्स, 3 गुणा करा देते हैं तो अंडर रूट में 3 एक्स इक्वल में एच प्लस के 40, एक्स के जगह पे एच रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यार लिख दो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं, यानी एच के जगह पे यक्स या यक्स के जगह पे एच, तो यक्स के जगह पे एच रख देते हैं, तो अंडर रूट में 3
और यक्स की जगह पे यच यच प्लस के 40। यच को एक तरफ कर लेते हैं तो अंडर रूट में 3 यच माइनस यच इक्वल में 40। यच कॉमन करते हैं तो अंडर रूट में 3 माइनस 1 इक्वल में 40। यही बचेगा बाबू। अब यह गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यच बराबर में कितना हो जाएगा 40 बट्टे में अंडर रूट में 3 माइनस 1। यह हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। यच बराबर में मिला है हमारा 40 बट्टे में अंडर रूट में 3 माइनस 1। इसको रख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। यह हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, परिमीकरण कराते हैं। परिमीकरण क्यों कराएंगे, क्योंकि यह कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, नीचे अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग परिमीकरण कर सकते हैं। अंडर रूट में 3 माइनस 1, अंडर रूट में 3 माइनस 1, एक माइनस है तो प्लस करके, ठीक है ना। यच बराबर में 40 रूट में 3 प्लस के 1, और यार एक क्वेश्चन में प्लस भी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी कि 3 माइनस 1, तो 40 रूट में 3 प्लस के 1, यह हो जाएगा 2। काटेंगे तो क्या कितना बार में 20 बार में संजीव। हाँ। हो गया। यही हमारा दूरी हो गया जो कि मीटर में है। यही हमारा दूरी हो गया यानी कि मीटर में। अब हमें क्या चाहिए, यक्स का मान चाहिए। तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए यक्स का जो मान है, तो यक्स का जो मान आया है, जो यक्स का मान आया है वही यक्स का भी मान आएगा। तो यक्स बराबर यक्स समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, यक्स का जो मान आया है समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स का मान हो जाएगा, यानी कि यक्स का मान भी हमारा इतना ही होगा। ठीक है संजीव ना। क्यों इतना ही होगा, क्योंकि यक्स बराबर यक्स है, यानी कि जितना ऊंचाई है उतना ही आपका आधार है, ठीक है ना। आंसर कितना दिया है, कितना ही दिया होगा मीटर में। मीटर लिखे है ना, मीटर मिला लेते हैं एक बार। देखिएगा भाई, थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या है, अंडर रूट में 3 का मान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अंडर रूट में 3 का मान रखना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यक्स बराबर में मान लेते हैं 20 रूट में 3 का मान रखेंगे तो कितना 1.73 प्लस 1 मीटर। तो यक्स बराबर में 20 गुणे 2.73। यक्स बराबर में 0 हट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। और 3 दूना 6, उसके बाद इसमें गुणा कराएंगे, सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो गुणा कराते हैं 1.73, 2 भी होता है ना, 7 3 2, 1 भी होता है, ऐसे हो गया। तो गुणा कराते हैं 0 हो गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, और 2 दूना 4, 1 5, 3 अंक के बाद 1 2 3, ठीक है, मीटर में। या यक्स बराबर 54.64 मीटर, इतना ही दिया है। अब देख लेते हैं, पीएक्स का मान इतना ही दिया है, और पीक्यू का मान, सॉरी गलती हो गया, देखिएगा यक्स का मान निकाले है ना, यहां तक कंफर्म हुआ कि नहीं, यक्स का जो मान होगा वही यक्स का मान होगा, जो यक्स का मान होगा वही यक्स का मान होगा, लेकिन हमें यक्स का मान नहीं निकालना है, हमें तो पूरा पीक्यू का मान ज्ञात करना है ना। पीक्यू का मान ज्ञात करना है, तो पीक्यू का मान कैसे ज्ञात होगा, यहाँ तक हो गया, वहां तक समझ आया कि नहीं आया है, कहाँ पे पता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। पी क्यू का मान चाहिए, तो पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर प्लस के पी आर, क्यों बोल नहीं रहे हो, तो पी क्यू का मान कितना, सॉरी क्यू आर का मान कितना, क्यू आर यानी कि एच, क्यू आर एच कितना निकला है 20 रूट में अंडर रूट में 3 प्लस 1, यानी कि इसको जब हल किए हैं तो इतना ही आया है, यानी कि 54.64 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। प्लस पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 40। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा 4 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 5 4 9 94.64। ठीक है, पी क्यू का मान हो गया, पी क्यू का मान हो गया मीटर में। हमें एच का मान तो नहीं चाहिए था ना, हमें एच का मान नहीं चाहिए था। क्वेश्चन में बोला है पी क्यू का मान और पी एक्स का मान, तो पी एक्स का मान हो जाएगा हमारा, पी एक्स का मान कितना हो जाएगा, पी एक्स का मान एक्स के बराबर माने हैं तो हो जाएगा 54.64 मीटर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। जो आपका 2 क्वेश्चन, एक आपका धारा वाला था और यह क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल था, जो कि चित्र बनाने में और इक्वेशन बनाने में गलतियां हो सकता था, लेकिन यह आपका ऊपर वाला जो क्वेश्चन पहला बताएं इसको, और जो यह क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो हम होते तो पहला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन अथवा वाला लगाते, क्योंकि यही दोनों आसान ही है। इसको रख करते हैं। तो एग्जामिनर इतना मतलब समझदार होते हैं, 2 क्वेश्चन मतलब टाइट रख देते हैं तो 2 क्वेश्चन ढीला रख देते हैं। आसान रहता है कि जिसको लगाना रहेगा मतलब आसान वाला क्वेश्चन लगा सकता है, या जो कठिन वाला क्वेश्चन रहता है कठिन वाला क्वेश्चन। एक 2-4 क्वेश्चन कठिन नहीं दे सकता है, 4 क्वेश्चन आपका कठिन नहीं दे सकता है किसी भी हर हालत में। वो भी सब जानते हैं सब कि आप लोग 10th में पढ़ते हैं, उतना भी पकड़ नहीं है। यह क्वेश्चन तो आसान है, इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, फिर भी बता देते हैं। दिया है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से और क्षैतिज तल यानी कि भूमि पर, ठीक है, बिंदु O से, हमारे दिमाग में तो यही चला, O यहाँ पर रख दिए। अब आगे पढ़ते हैं, उसके तरफ से कंडीशन बनाते हैं। O से उसी तल पर खड़ा एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, भूमि है, क्षैतिज तल है, इस पर कहीं बिंदु O है। अब इसी पर, ठीक है, बिंदु O से उसी तल पर खड़ा एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, इसी तल पर खड़ा एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ठीक है, अब एक मीनार बना दिए। ठीक है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण O के साथ आ रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है, शीर्ष का। ठीक है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यह हमारा O बिंदु है, O बिंदु से मीनार किधर है आपका, इधर है, तो मीनार के तरफ 40 किलोमीटर जा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर इधर जा रहे हैं 40 किलोमीटर, नहीं मीटर में जा रहे हैं ना, 40 मीटर। O से 40 मीटर इधर आ रहे हैं, किधर, मीनार की तरफ। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, तब यहाँ पर आपका कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है, 60 का बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। बस चित्र बन गया, क्वेश्चन लगा सकते हो। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि इसका ऊंचाई चाहिए, इसी का ऊंचाई चाहिए, बताओगे, लग जाएगा। मान लेते हैं इसको h, यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को मान लेते हैं x। ठीक है, तो त्रिभुज ABC, ठीक है, सी, बस वो तो माने, वो दिया है क्वेश्चन के अनुसार, वो क्वेश्चन त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो 10 60 अंश बराबर h बट्टे में x, अंडर रूट में 3 बराबर में h अपान में x, तो अंडर रूट में 3x बराबर में h। ठीक है, समझियो, एक समीकरण बना। पुनः त्रिभुज ABO में, ABO में कभी भी समकोण त्रिभुज से चला जाता है, तो हो जाएगा 10 30 अंश, 30 अंश इक्वल में लंब कितना होगा आपका h, और आधार कितना होगा
यक्स प्लस 40 बकलोल, ये भी दूरिया और ये भी दूरिया दोनों जुटेगा ना, 1/√3 यच अपान में यक्स प्लस के 40। फिर ये पूरा करा देते हैं तो हो जाएगा आपका √3 यच इक्वल में यक्स प्लस के 40। यच बराबर 3 यक्स समीकरण 2 में रखने पर, जहां पर यच का मान है, जहां यच है वहां पर √3 यक्स रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो √3 यच के जगह पे √3 यक्स इक्वल में हो जाएगा आपका यक्स प्लस के 40। तो गुणा कराएंगे तो 3 यक्स, ठीक है, यक्स प्लस के 40, तो 2 यक्स बराबर में 40, यक्स बराबर में 20 मीटर, ठीक है। यक्स बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, यक्स बराबर 20 समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा आपका यच का मान कितना होगा बता सकते हो, या यच बराबर में 20√3 मीटर। साई भी समाप्त और क्वेश्चन भी समाप्त है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आसान था और ऊपर वाला क्वेश्चन आसान था, मात्र हम 2 क्वेश्चन को समझाने का कोशिश किए हैं। पहले का यानी कि क का अथवा वाला क्वेश्चन और ख नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो आपका नाव और चाल वाला था, यह नाव की चाल और धारा की चाल वाला दिक्कत था, और यह त्रिभुज जो बनाना था PQR जो दिया था, इसमें थोड़ा सा दिक्कत था। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। बस आज के लिए मात्र 4 ही क्वेश्चन, और 4 ही क्वेश्चन में आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा समय लगा है। तो आई होप कि जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं हमसे कि सर नहीं समझ में आया, एक बार और बताइए, तो एक बार और बताएंगे हम, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद साथियों।